अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जब सूरज डूबता है तो रात शुरू हो जाती है। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर उसने अंग्रेजी सीख ली होती तो उसे जॉब मिल गई होती। तो पहला जो मैंने सेंटेंस पढ़ा तो उसको सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये मैं सॉन्ग के लिरिक्स क्यों सुना रहा हूँ आपको। तो आज का हमारा कुछ टॉपिक ही ऐसा है। ये सारे सेंटेंसेस आपने पढ़े, 4 सेंटेंसेस हैं। इन सभी में एक चीज हम आपको कॉमन देखेगी, क्या कि सभी में कुछ ना कुछ शर्त रखी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, कंडीशनल सेंटेंस। इसके साथ में एक और आपको सामने एग्जाम्पल है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब जनरली ये हमको दिख रहा है कि ये दोनों के दोनों इसमें जो क्लॉज है वो फ्यूचर में है, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, दोनों फ्यूचर में नजर आ रहे हैं। और आप इनको जनरली मैंने देखा भी है, लोग क्या करते हैं इसको इंग्लिश में दोनों फ्यूचर में बना देते हैं कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, और साथ ही मैंने क्रॉस लगाया हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये गलत सेंटेंस है। साथ ही में इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आई के साथ हम वॉज यूज करते आ रहे हैं, लेकिन क्या आई के साथ वर का भी इस्तेमाल हो सकता है? तो आज यही सब हम डिस्कस करेंगे और आज के वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो हर एक पर्सपेक्टिव से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्पोकन इंग्लिश। साथ ही साथ बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। तो आज क्लियर होंगे सारे डाउट्स, साथ ही में सीखेंगे एक शानदार ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, इनमें क्या क्या रहता है। उसके बाद हम इनके टाइप्स भी सीखेंगे और कैसे हिंदी से इंग्लिश में कैसे करते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। A type of sentence that states a condition and outcome of that condition occurring। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या बताता है हमको? एक शर्त बताता है, साथ ही में उस शर्त का रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके चलते कोई घटना हुई है तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो ये दो चीजें हमको पता चलती हैं किसमें, कंडीशनल सेंटेंस में। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो शर्त हमारे सामने क्या है कि अगर आप मेहनत करेंगे या तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो तुम्हारा मेहनत करना क्या है, शर्त है, और पास होना क्या है, उसका परिणाम है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमको दो चीजें पता चली, एक शर्त रहती है और उसका कुछ रिजल्ट रहता है। तो ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। अब कंडीशनल सेंटेंस बनते कैसे हैं हम उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्लॉज जो है ना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं, वो क्लॉज जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर हो। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर ना हो, यानी कि अपने आप में ही वो क्या हो, कंप्लीट मीनिंग देता हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं दो क्लॉजेस से मिलकर बने होते हैं। एक हमारा होता है डिपेंडेंट क्लॉज और इसको हम इफ क्लॉज भी बोल देते हैं। दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो अपनी मीनिंग के लिए अपने आप में ही पर्याप्त है और इनको साथ में ज्वाइन करके कंडीशन रख दी जाती है। अब एग्जांपल अगर की हम बात करें, इफ यू वर्क हार्ड, ये हो जाएगी हमारी क्या, डिपेंडेंट क्लॉज, या इफ क्लॉज हम इसको बोल देते हैं। दूसरा यू विल पास द एग्जाम, ये हो जाएगी हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज करके, यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड। तो यहां पर जो इफ हो गया ना, अब इफ क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन का काम करेगा। तो चाहे आप ये लिखें इफ यू वर्क हार्ड, तो इसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसको चेंज करके लिखते हैं कि यू विल पास द एग्जाम, फिर इफ क्लॉज लिखेंगे तो आपको कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा। इफ ही किसका काम करेगा, कंजंक्शन का काम करेगा। तो ये हमको पता चला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, एक शर्त रहती है और उस शर्त के सहारे कुछ उसका परिणाम निकलता है। ये दो क्लॉजेस से मिलकर बना होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप चाहें तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले रख सकते हैं, बाद में डिपेंडेंट क्लॉज को रख सकते हैं, या फिर आप इफ क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज उसको पहले रख करके बाद में डिपेंडेंट क्लॉज को भी रख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा और मैंने समझाया हुआ है कि इफ क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, यानी कि इफ क्लॉज में क्या रहेगी, कंडीशन, और रिजल्ट किस में रहेगा, मेन क्लॉज में।
कंडीशनल सेंटेंस को फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मेन क्लॉज पहले, रिजल्ट पहले आ जाए, और इफ क्लॉज को भी आप यानी कंडीशन को बाद में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, तो हालांकि हमने सेंटेंस देखे, फिर उनके टाइप्स देखे, और एक कंडीशनल सेंटेंस किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है ना। अब टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये हमको मिलते हैं, जनरली मिलेंगे कि मीन्स अलग अलग टाइप मिलते हैं, लेकिन आपको जो हमारे एक मोस्ट एक्सेप्टेबल जो टाइप माना जाता है वो यही है कि आपके 4 मिलेंगे। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। अब हम इनको डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला, जीरो कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है देखो, हमको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस या ब्रैकेट में क्या लिख दिया गया है, जीरो कंडीशनल। अब ये क्या बताता है, देखो फैक्ट बताता है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कोई किसी तथ्य के बारे में बोला जाएगा या कोई जनरल ट्रुथ होगा उसके बारे में बताया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसकी ये होगी, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा कि इफ क्लॉज के साथ में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रहेगा, और जो इसका रिजल्ट भी रहेगा वो भी किसमें, सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। यही चीजें आपको याद रखनी है और यही आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर जीरो कंडीशनल सेंटेंस है तो उसमें दोनों क्लॉजेस किसमें होंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगी। और बताया किसके बारे में जाएगा, जनरल ट्रुथ या कोई फैक्ट या तथ्य होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो लिखा है, मीन्स इफ यू स्नूज यू लूज, कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है ना। तो उसी को क्या करके लिखा गया, अगर, या मैं इसको ऐसा भी बोलूं कि अगर तुम सोते हो तो तुम खोते हो, या फिर अगर तुम सोओगे तो तुम खोओगे, है ना। तो ये क्या है कि ये बात सही है कि अगर आप भाई मीन्स बहुत ज़्यादा मीन्स ध्यान नहीं देते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी हाथ से निकल जाती हैं। और इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमको इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस किसमें रहेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेंगी या सिंपल प्रेजेंट में रहेंगी। अब देखो लिखा भी है कि इफ इट हैपेंस देन दिस विल, ओ दिस हैपेंस, मतलब क्या है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल और इसके देखते हैं। क्या लिखा है, अगर बारिश होती है तो चीजें भीग जाती हैं। हाँ सही बात है, ये फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, सही बात है ना। तो देखो इफ इट रेन्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। थिंग्स गेट वेट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अगर बारिश होती है तो चीजें भीग जाती हैं। इफ इट रेन्स थिंग्स गेट वेट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आप आग को छूते हैं तो जलते हैं। ये भी एक ट्रुथ ही हमारे सामने है, एक फैक्ट है कि अगर आप आग को छूते हैं तो क्या होते हैं, आप जल जाते हैं। और दोनों किस में बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। तो इफ यू टच द फायर यू गेट बर्न, अगर आप आग छूते हैं तो आप जलते हैं। तो हमको क्या पता चला कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उन दोनों की जो क्लॉजेस होती हैं, दोनों की दोनों, वो प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट में बनेंगी। ये हमारा हो गया पहला टाइप, जीरो कंडीशनल टाइप का हो गया। सेकंड देखते हैं, लिखा है सेकंड को हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट, क्योंकि वो जीरो से शुरू हुआ तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड टाइप फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें देखो क्या होता है, अगर हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, मतलब कि जिसकी संभावना है कि कोई काम होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोलूं कि अगर तुम आओगे तो मैं भी आऊँगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊँगा, अगर आज बारिश होगी तो मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा, है ना, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इसकी तो संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है ना कि ये घटनाएं हो सकती हैं फ्यूचर में। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस में आएंगे, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के टाइप में आएंगे। अब इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें कैसे बनेगा ये, तो इफ क्लॉज हमारा ये हो जाएगा, इफ क्लॉज में क्या लगेगा, सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद में जो हमारा अगली वाली जो क्लॉज रहेगी वो कैसी हो जाएगी, विल के साथ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लिखा है इफ ही फाइंड्स द डायमंड, अगर उसे डायमंड मिल जाए या मिल जाएंगे, है ना, ही विल सेलिब्रेट, तो वो क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा। तो क्या है, अगर उसको डायमंड मिल जाएंगे तो वह सेलिब्रेट करेगा। तो मान लो किसी के अगर मीन्स डायमंड खो गए हों तो अब इस तरह से बोल रहा, शर्त रख रहा होगा, अगर मेरे डायमंड मिल जाएंगे तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। इसके हम एग्जाम्पल्स और देखते हैं तो अच्छे से हमको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू विल पास द एग्जाम, फ्यूचर इंडेफिनिट में।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने फिर से भी लिखा हुआ है कि इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा और दूसरी जो हमारी क्लॉज रहेगी विल भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, मे भी लग सकता है। कहने का मतलब वहां पर मैंने सिर्फ विल लिख दिया है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें विल, कैन, मे यानी कि कोई भी मॉडल वर्ब भी आ सकती है। तो आपको ध्यान इसमें ये रखना है, इफ क्लॉज इसमें किस में रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो दूसरी वाली क्लॉज किस में हो सकती है, विल, कैन, है ना, और में यानी कि मॉडल वर्ब भी इसमें आ सकते हैं। जैसे अगर आज बारिश होगी तो मैं कोचिंग, अगर बारिश होगी तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। तो दिखने में तो हमको लग रहा है कि इसमें दोनों क्लॉज फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में नहीं बनेगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 1 है ना, मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशनल का टाइप है। अब हमारा इफ इट रेन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, आई विल नॉट गो टू कोचिंग ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। आगे देखो, अगर इंडिया अच्छे से खेलेगा तो T20 जीतेगा। इफ इंडिया प्लेज वेल, इंडिया विल विन द मैच। तो इफ इंडिया प्लेज वेल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इंडिया विल विन द मैच ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इंडिया अच्छे से खेलेगा तो मैच जीत सकता है। इफ इंडिया प्लेज वेल, इंडिया कैन विन द मैच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस 1 है उसमें ये होता है कि हमारी पहली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगी और दूसरी वाली क्लॉज के साथ में विल, आपके कैन, में यानी मॉडल वर्ब भी आ सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। अब अगर हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ख्याली पुलाव भविष्य को लेकर के। मतलब आप आगे जो काम करने वाले हैं ना, जब आप ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, ख्याली पुलाव का मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड हो, जो रियलिटी से बहुत दूर हो, जब उनकी आप बात करते हो तो कंडीशनल सेंटेंस के जो हमारा तीसरा वाला है इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल्स की पहले इसका हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, फॉर्मेशन बनेगा कैसे। तो ये जो बनेगा कंडीशनल सेंटेंस का जो थर्ड वाला टाइप है, ये बनेगा हमारा इफ क्लॉज के साथ में आएगा सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है कि मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, और इस पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जो इसकी क्लॉज रहेगी वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी क्लॉज यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो किसके साथ आएगी, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल की बात करें, इफ शी न्यू द आंसर्स शी वुड पास। अगर उसको मीन्स इफ शी न्यू द आंसर शी वुड पास, अगर उसको मीन्स आंसर पता चल जाए तो वो पास हो जाएगी, है ना। तो अभी क्या है ना कि उसको आंसर्स पता नहीं है। अभी हम और एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा क्या है, अनलाइकली इवेंट, मतलब उन घटनाओं के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं जो जिनकी घटने की संभावना क्या है, बहुत कम है। मतलब भाई ऐसा तो नहीं हो सकता इम्पॉसिबल हो, लेकिन क्या है ना कि जनरली ये नहीं होती हैं, घटनाएं नहीं हो सकती। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, देखो लिखा है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब अगर मान लो जिसकी आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, मान लो उसकी शादी अगर हो गई हो तो आपको कैसे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सके, ये भी तो हो सकता है ना कि मान लो शादी हो तोड़ दे और आपसे मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आप इसको बनाना होगा तो क्या करोगे, पहली जो हमारी क्लॉज है ना, मीन्स इफ आई फाउंड यू, तो इसमें हमने क्या किया, इफ क्लॉज में फाइंड का सेकेंड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, फाउंड लिखा है। यानी कि पहली हमारी क्लॉज किस में बनी, पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरी किस में बन जाएगी, वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लेके आओगे, आई वुड लीव द वर्ल्ड, है ना। इफ आई फाउंड यू आई वुड लीव द वर्ल्ड। अगला एग्जाम्पल की हम बात करें, अब देखो क्या ऐसा अगला एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको देखो क्या लगेगा, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो पाकिस्तान पर अटैक करूंगा। क्या आप जिस समय सेंटेंस बोल रहे हैं क्या आप बन सकते हैं, उस समय बन जाएंगे, उसके जस्ट बाद नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है तुरंत बनना, ठीक है। तो ये क्या है, अनलाइकली टू हैपन। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये घटनाएं होंगी नहीं। हाँ, अगर आप इन फ्यूचर बन भी सकते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मीन्स आप उसमें लगे रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। पहली क्लॉज हमारी किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी किसमें, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ आई बिकेम द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड अटैक पाकिस्तान। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर मरे हुए लोग जिंदा हो जाएं तो जिंदा लोग कहां जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या, मीन्स नहीं हो सकता। इफ द डेड बिकेम अलाइव वेयर वुड द अलाइव गो, है ना। तो यहां पर हमारे ये पास्ट इंडेफिनिट और ये मीन्स क्या है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। या और मैं एग्जाम्पल बोलूं, जैसे मैंने बोला कि मीन्स इफ आई बिकेम,
इफ राहुल गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ही वुड कट एजुकेशन फी, है ना, मीन्स अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो एजुकेशन की फ़ी कम कर देंगे। तो बन जाएं, अभी वो तो नहीं बन सकते ना, आगे मीन्स फिलहाल के लिए इस घटना के होने की संभावना क्या है, अनलाइकली है, मतलब बहुत कम है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन घटनाओं को हम थर्ड वाले टाइप में रखते हैं जिनकी मीन्स संभावना होने की क्या है, बहुत कम है ना, जो नहीं हो सकती, हाँ लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लास्ट इसी का थोड़ा सा और एक हमको टाइप मिलता है इमेजिनेशन के ऊपर, टोटल इमेजिनेशन जिसमें रहती है, जिसको हम हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी बोल देते हैं। एग्जाम में खूब पूछा जाता है, जहां पर क्या लिखा होता है कि सब्जेक्ट कैसा भी रहे, इफ क्लॉज हमेशा क्या बनेगी, वर्ब के साथ। हालांकि इसमें मैं इफ और मीन्स विश भूल गया हूं, इसको आप ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने बोला काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो ये देखो मीन्स आप जिस समय सेंटेंस बोल रहे हैं या आप इसको बोल के देखिए काश में चिड़िया होता तो आप चिड़िया हो सकते हैं क्या, नहीं, है ना, बिल्कुल भी संभावना इसकी नहीं है ना। कंडीशन कितनी भी रख दो ये संभावना पूरी नहीं हो सकती, मीन्स शर्त पूरी नहीं हो सकती। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, विश इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया, वुड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लिखा हुआ है, वर। चाहे आप आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, कुछ भी रहे, सिंगुलर प्लूरल, लेकिन लगेगा क्या, वर ही लगेगा। तो ये थर्ड वाले का ही टाइप है। जब हमारे पास कोई प्रॉपर वर्ब रहेगी तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते, जैसा कि हमने फाइंड की जगह पर फाउंड लगाया था, बिकम की जगह पर बिकेम लगाया था, है ना। वैसे ही क्या करते हैं हम, जब सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो हम वॉज और वर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ किसका इस्तेमाल होगा, वर का इस्तेमाल होगा। आगे देखो, जैसे मैंने बोला कि काश वह चुड़ैल होती तो वह तुम्हारा खून चूसती, है ना। तो विश और इफ शी वर अ विच, है ना, तो शी के साथ देखो वर आया हुआ है ना। तो ये एक तरह से पास्ट मीन्स वर जो होता है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही पार्ट होता है, सिंपल पास्ट में आता है। तो यहां पर वर का इस्तेमाल किया गया है। शी वुड सक योर ब्लड, विश इफ शी वर अ विच शी वुड सक योर ब्लड। चाहे अविश का इस्तेमाल करें चाहे इफ का इस्तेमाल करें, दोनों का सेम ही मतलब है ना। हाँ, तो इफ और विश शी वर अ विच शी वुड सक योर ब्लड, है ना। तो ये हमारा किसका हो गया, टाइप जो हमारा थर्ड है। अब लास्ट टाइप की अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशनल, मतलब जो हमारा टाइप चौथा है लेकिन थर्ड वाला है ना, थर्ड कंडीशनल है, क्योंकि हमने जीरो से शुरू हुआ इसलिए। अब देखो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन रिग्रेट, पछतावा, काम हो जाने के बाद पछतावा होना, है ना। तो इस जो टाइप हमारा है ना, ये वाला जो टाइप है, इस तरह में वो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, जैसे अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, है ना, इस तरह के। तो आप, या जैसे मैंने बोला कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम्हें अच्छे नंबर मिले होते। अब इसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसको बदलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये किसमें चला गया है, पास्ट में चला गया है, ठीक है। अब चलिए हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे देखेंगे, इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट लगेगा। पास्ट परफेक्ट का सीधा मतलब है सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर इसके साथ में वुड हैव लगेगा, तो और वुड हैव ये भी पास्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इफ आई हैड सीन द कैमरा आई वुड हैव स्माइल्ड। अब मान लो कोई किसी का फोटो किसी ने क्लिक कर लिया, अब उसको बाद में दिखा रहे हो, तो उसने क्या बोला कि यदि मैंने मीन्स अगर मुझे कैमरा मैंने देखा होता या मैंने कैमरे को देख लिया होता तो मैंने स्माइल की होती। तो इसमें कुछ आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फोटो तो क्लिक हो चुकी ना, उस फोटो में आप क्या है कि मुझको आप दोबारा खींचेंगे तो नया फोटो होगा, लेकिन उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, अनफुलफिल्ड इवेंट के लिए आता है, मतलब वो शर्त होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है ना। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे लिखा है क्या, अगर मैंने अंग्रेजी सीख ली होती तो मुझे नौकरी मिल गई होती। अब मान लो कोई व्यक्ति ना बूढ़ा हो गया हो, कोई आपको सजेशन दे रहा हो कि अगर मैंने अंग्रेजी सीख ली होती तो मुझे जॉब मिल गई होती। तो अब उसकी एज निकल गई है, उसको इंग्लिश आ नहीं रही है, उसके फॉर्म भरने का टाइम चला गया है, अब वो सेंटेंस बोल रहा है, एकदम पास्ट में ये बात हो गई है। तो इसको कैसे बनाओगे, पहली क्लॉज बनेगी पास्ट परफेक्ट में और दूसरी किस में बनेगी, मीन्स पास्ट वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इफ आई हैड लर्न्ड इंग्लिश आई वुड हैव गॉट द जॉब, है ना। अगला वाला क्या है, मेरे पास अगर अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। तो इसका सीधा मतलब ये है ना कि तुम मेरे पास नहीं आए और ना ही मैंने तुम्हारी मदद की। तो ये हम तब की बात कर रहे हैं।
इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या ये मैं बोलूँ अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती या तुमने कड़ी मेहनत किया होता तो तुम पास हो गए होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, है ना। तो ये हमारे चार जो हमारे टाइप्स हैं चारों हो गए। अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो हमारे पहला जो हमने देखा था ना, इन दोनों में क्या था, एक चीज़ कॉमन आपको दिख रही है क्या, जो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस में क्या है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पर विल लगा है। तो कहने का मतलब है कि अगर जीरो कंडीशन दिखे तो पहला वाला क्लॉज किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फर्स्ट वाले टाइप जो हमारा कंडीशन है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। लेकिन अगर जीरो रहेगा तो दोनों हमारी क्लॉज मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएंगी, और अगर फर्स्ट वाला रहेगा तो यहाँ पर विल आप इस्तेमाल कर लोगे, ठीक है। अब अगर हम आगे की बात करें सेकेंड वाले की, यानी कि जो हाइपोथेटिकल होता है, उसमें हमारी पहली जो इफ क्लॉज होती है वो किसमें बनती है, पास्ट इंडेफिनिट, और जो सेकंड क्लॉज रहेगी वो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी का पार्ट हमारा एक होता है क्या कि मीन्स हाइपोथेटिकल होता है ना। हाइपोथेटिकल में हम क्या करते हैं, मीन्स वर लगाते हैं, सब्जेक्ट कैसा भी हो और उसके साथ भी वुड का इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट वन हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला, मीन्स वो कैसा रहेगा, एकदम इम्पॉसिबल कंडीशन होती है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, और उसमें हमारी पहली बनेगी पास्ट परफेक्ट में और दूसरी किस में हो जाएगी, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंस का मीन्स सारे टाइप्स, और ये मैंने लास्ट में कंपैरिजन भी किया हुआ है, आप इसको देखें और समझें, है ना, कि मीन्स आपको क्या समझ में आए, और इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है आज की वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।